नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में मोदी सरकार की बड़ी हार की, राहुल गांधी की संसद में सफाई कर्मचारियों के साथ मुलाकात की, देखेंगे राज्यसभा में सभापति धनखड़ की नाराजगी को, अजीत पवार के शिंदे पर कसे तंज को, जानेंगे विनेश फोगाट पर बड़े खुलासे को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शराब घोटाला मामले में राज्यवनी कोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई। सोनिया गांधी से मिले उद्धव ठाकरे, ठाकरे ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से की मुलाकात, महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकती है आम आदमी पार्टी। नीट पीजी परीक्षा हो सकती है पोस्टपोन, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा विवाद, 9 जुलाई को होगा फैसला। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट, 581 अंकों की गिरावट के साथ 78,886 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 180 अंकों की गिरावट के साथ 24,117 पर क्लोज हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार को संसद में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पहली बार विपक्ष के दबाव में सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाई है और इसे जेपीसी के हवाले करना पड़ा। और इसके साथ ये भी साफ हो गया कि एनडीए में दरारें गहरा गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के जबरदस्त विरोध और सत्ता पक्ष में पड़ी फूट के चलते ये विधेयक पास नहीं हो पाया। लोकसभा में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो जल्दी ही समिति के सदस्यों के नामों का ऐलान करेंगे। दरअसल ये बिल शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष के अंदर ही इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। विपक्ष तो पहले से ही इसके विरोध को लेकर तैयार था। बिल प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। तो एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लें या इसे स्थायी समिति को भेज दें। कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे ना बढ़ाएं। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि ये विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है, जबकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस बिल से सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहती है। बिल पर बोलते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी का कहना है कि ये विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है, जबकि सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है। बहस के बाद ये बिल ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया। वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले कर मोदी सरकार जरूर राहत की सांस ले रही हो, क्योंकि इस बिल के चलते पूरी सरकार ही संकट में दिख रही थी। लेकिन सरकार पर संकट टलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए जिस तरह से संसद में तमाम ग्रुप से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं, उसने पूरी सरकार में ही हलचल मचा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर रहे हैं। राहुल की इस पहल से अब जनता को भी राहुल गांधी में उम्मीद नजर आ रही है। इसी को लेकर गुरुवार को छात्रों का एक ग्रुप और फिशरमैन एंड राइट टू फूड के डेलीगेट्स संसद में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। हालांकि उन्हें संसद परिसर में एंट्री नहीं दी गई। खबर मिलते ही राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए सदन से बाहर आ गए और इन डेलीगेट्स से मुलाकात की। ये डेलीगेट्स अपनी मांगों को लेकर राहुल से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल ने कहा कि पहले से अनुमति होने के बावजूद इन्हें संसद परिसर में एंट्री नहीं दी गई। देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है,
और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे। तो ये मेरा चलता रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद परिसर में अपने ऑफिस में सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की। इस बैठक में संसद के सफाई कर्मी भी शामिल थे। राहुल ने उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी मांग संसद में उठाने का आश्वासन भी दिया। कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी की बढ़ती जन स्वीकार्यता और लोकप्रियता सरकार को हजम नहीं हो रही है और इसीलिए वो लगातार उनसे मिलने वालों को परिसर में एंट्री न देकर अपनी खींच निकालने का काम कर रही है। सफाई कर्मी, फूड सेफ्टी से जुड़े लोग, मछुआरे, छात्र, आज तमाम ग्रुप के लोग राहुल से मिलने संसद पहुंच गए। साफ है सभी की उम्मीदें अब राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ परेशान दिखाई दिए। लगा कि वो शायद इस्तीफा ही दे देंगे। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सदन छोड़कर जरूर चले गए। तो क्यों धनखड़ ने छोड़ा सदन, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अचानक ही नाराज हो गए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर तल्खी टिप्पणी की और सदन छोड़कर चले गए। सदन से जाने से पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन की सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरह से चुनौती शब्दों से, पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मुझे ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। ये बोलकर धनखड़ सदन छोड़कर चले गए। धनखड़ ने किसी समाचार पत्र का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इस बीच वो सदन में विपक्ष के सदस्यों से भी नाराज दिखाई दिए। दरअसल विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन धनखड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी। दरअसल नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कल ये मुद्दा उठाया था। इस पर सभापति ने पूछा कि क्या आप इस पर चर्चा चाहते हैं, तो खड़गे बोले कि 100 ग्राम वजन अधिक हो गया, इसके पीछे कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सभापति धनखड़ ने इनकार करते हुए कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जिस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया। तो सभापति भड़क गए और डेरेक को चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि अगली बार ऐसा किया तो दरवाजा दिखा दूंगा। लेकिन विपक्ष का विरोध नहीं थमा तो धनखड़ ने कहा कि सभापति पद को चुनौती दी जा रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है। और इसके बाद धनखड़ सदन से चले गए और उनकी जगह उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन का संचालन किया। धनखड़ नाराज भी दिखे और गुस्से में भी और दबाव में भी। वैसे इस समय सबसे ज्यादा दबाव में बीजेपी दिखाई दे रही है। उसके सहयोगी दल ही उसे आंख दिखा रहे हैं। सहयोगियों में टकराव खुलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने तो सीएम शिंदे पर ही करारा तंज कस दिया है। तो क्या कहा अजित पवार ने, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से एनडीए में फूट की खबर लगातार सामने आती रही है। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान ने एनडीए में फूट की चर्चा को हवा दे दी है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि अगर बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया होता तो वो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को साथ ले आते। अजित पवार महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे पुस्तक के विमोचन के अवसर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ही मौजूद थे। इसी मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे और फडणवीस की तुलना में खुद को राजनीति का सीनियर बताया। अजित पवार ने कहा, सभी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार 1999 में विधायक बने। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि मैं पहली बार 1990 में विधानसभा का सदस्य बना था। अब उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं खुलेआम अजित पवार के इस तरह के बयान से जाहिर है कि उनके मन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। वो कई मौकों पर ये जाहिर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि इस बार अगर वो एनडीए के साथ में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए, और अगर उन्हें सीएम पद नहीं मिला तो वो गठबंधन तोड़ भी सकते हैं, जिसके बाद से पूरे एनडीए में खलबली मच गई है। शिंदे को सीएम तो बनाया, लेकिन वो सभी को साथ नहीं ला पाए। अजित पवार शिंदे के सामने ही बहुत बड़ी बात कह गए, लेकिन पूरे देश का ध्यान इस समय महिला रेसलर विनेश फोगाट पर लगा हुआ है। विनेश गोल्ड मेडल जीतने के दरवाजे पर थी, लेकिन अचानक ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और आज विनेश ने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कहा विनेश ने, देखिए रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों की जीत का जश्न भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट के कुश्ती से संन्यास के आगे फीका पड़ गया है।
विनेश फोगाट ने एक भावुक पोस्ट ट्वीट करते हुए अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, 2001 से 2024 तक आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। बीते दिन विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम कैटेगरी की महिला रेसलिंग कंपटीशन के लिए ओवरवेट बताते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से पेरिस से लेकर भारत तक हर तरफ फोगाट के समर्थन में आवाज उठ रही है। ओलंपिक एसोसिएशन भी आरोपों से घिर गया है। सवाल उठ रहे हैं कि विनेश फोगाट को महज 100 ग्राम के अधिक वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन एक बायोलॉजिकल मेल को महिला के साथ बॉक्सिंग की इजाजत दे दी गई। बता दें कि अल्जीरिया के बॉक्सर इमेन खेलिफ, जो बायोलॉजिकली मेल है, उनकी इटली की बॉक्सर एंजेला कैरिनी के खिलाफ जीत विवादों से घिर गई थी और अब विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर विवाद छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि सेमीफाइनल मैच से पहले फोगाट का वजन 49.9 किलोग्राम का था और उसके बाद उनका वजन 52.7 किलोग्राम आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ ही घंटों के अंतर पर उनका वजन करीब 3 किलो तक कैसे बढ़ सकता है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट कर लिखा कि विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया है। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। विपक्ष ने मामले में जांच की मांग भी उठाई है, आईओए से जवाब की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी समेत विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने उन्हें इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है। विनेश ने कुश्ती छोड़ने की बात कही है, लेकिन ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर उनके साथ साजिश किसने की, कैसे उनका वजन अचानक बढ़ गया, ये सवाल बने हुए हैं। वैसे इस समय सबसे ज्यादा साजिशों का दौर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार भी बन गई है, लेकिन शपथ से पहले बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार देर रात मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए मुखिया के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ से पहले यूनुस ने भारत के साथ बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बयान दिया। यूनुस का कहना है कि नई सरकार में भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता की दोबारा शुरुआत करने के लिए कई अवसर आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का समर्थन किया, जो कि बांग्लादेश की भावना के अनुरूप नहीं है। भारत के इस कदम से कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूनुस का बयान है कि भारत का शेख हसीना को समर्थन देने से बांग्लादेशी लोगों में खासी नाराजगी है। मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के कड़े आलोचकों में गिने जाते हैं। ऐसे में भारत को लेकर मोहम्मद यूनुस का रुख देखने वाला होगा। बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देते हुए भारत का रुख कर लिया था, जिसके बाद से वो फिलहाल दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज के सेफ हाउस में है। गुरुवार को ही उनके बेटे ने बयान देकर साफ किया है कि बांग्लादेश में एक बार फिर लोकतंत्र स्थापित हो जाने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश लौट जाएंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार की। विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल जनता को लुभाने के लिए तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। सत्ताधारी दल नई योजनाओं का ऐलान कर रहा है तो विपक्षी दल अपने वादे पेश कर रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने योजना का ऐलान किया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को फटकार लगाई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के शिंदे सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजे देने के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी योजना के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए पैसा है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए नहीं है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक का वक्त देते हुए कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में वन भूमि पर इमारतों के निर्माण से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जहां एक निजी पक्ष ने कोर्ट से उस जगह पर कब्जा पाने में सफलता प्राप्त कर ली है, जिस पर राज्य सरकार ने गैर कानूनी रूप से कब्जा किया था। सरकार ने दावा किया कि बताई गई भूमि पर आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
संस्थान यानी ARDEI का कब्जा था, जो केंद्र के रक्षा विभाग की एक इकाई थी। सरकार ने कहा कि बाद में ARDEI के कब्जे वाली जमीन के बदले निजी पक्ष को दूसरी जमीन अलॉट कर दी गई। हालांकि बाद में पता चला कि निजी पक्ष को दी गई अलॉटेड जमीन को वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 23 जुलाई के आदेश के अनुसार हमने राज्य सरकार के हलफनामे पर भूमि के ओनरशिप पर अपना रुख साफ करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि इस कोर्ट को हल्के में मत लीजिए। आप कोर्ट के हर आदेश को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपके पास योजनाओं के लिए पैसे हैं, सारा पैसा फ्री बीज का खर्च कर दिया। आपको पैसा जमीन का मुआवजा बांटने में लगाना था। ऐसे में शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।